Hi everyone, welcome once again to my channel. This is part 2 video of punctuation marks in English grammar. I hope आप सभी ने इसका पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क की तरफ बिना देरी किए हुए. तो जी नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है द फुल स्टॉप. आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है. जब हम इसे लिखते हैं तो डॉट लगा देते हैं. देखेंगे रूल नंबर 1. इट represents the greatest pause in separation. It is used to mark the end of a declarative statement or an imperative sentence. मतलब यही है कि फुल स्टॉप का यूज़ एक पॉज के लिए, एक स्टॉप के लिए किया जाता है. यह उसी को रिप्रेजेंट करता है. और इस मार्क का यूज़ हम करते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और इम्परेटिव सेंटेंस के एंड हो जाने पर. कैसे, आइए देख लेते हैं. एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा. तो जी एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है रेड कलर में. द गंगा इज़ अ होली रिवर. गंगा एक पवित्र नदी है. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में इस बात का डिक्लेरेशन किया जा रहा है कि गंगा एक पवित्र नदी है और इस स्टेटमेंट के एंड होने पर हम लगा देंगे फुल स्टॉप, जैसा कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं. अब देखते हैं अगला सेंटेंस जो कि एक इम्परेटिव सेंटेंस है. सेंटेंस कुछ इस तरह से है. गो एंड रीड इन द लाइब्रेरी. जाओ और लाइब्रेरी में पढ़ो, यानी कि पुस्तकालय में. तो जी यहाँ पर एक तरह से सजेशन भी आप कह सकते हैं या फिर आप ऑर्डर भी कह सकते हैं. तो इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे ही होते हैं जिनमें हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं या फिर सजेशन दे रहे होते हैं. तो यहाँ पर ये जो सेकंड सेंटेंस है ये आपका एक सजेशन देने वाला सेंटेंस है, इसीलिए यह कहलाएगा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसके लास्ट में मैंने लगा दिया है फुल स्टॉप. आइए अब देख लेते हैं रूल नंबर 2. अ फुल स्टॉप कैन बी यूज्ड इन अब्रिविएशंस. हाउएवर दे आर ओमिटेड इन मॉडर्न स्टाइल. यानी फुल स्टॉप का यूज़ अब्रिविएशंस के लिए किया जा सकता है. अब्रिविएशंस क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. अब्रिविएशंस होते हैं आपकी शॉर्ट फॉर्म्स, यानी कि किसी भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है. हालांकि इंग्लिश मॉडर्न स्टाइल में हम फुल स्टॉप को समटाइम्स ओमिट कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर नहीं लगाते हैं जब हम अब्रिविएशंस बना रहे होते हैं. आइए देख लेते हैं एग्जांपल्स में किस तरह से फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है. तो जी एग्जांपल में मान लीजिए हमें लिखना है मास्टर ऑफ आर्ट. ठीक है, इसको अब्रिविएट करना है, इसका अब्रिविएशन बनाना है. तो जी इसका अब्रिविएशन हो जाएगा MA. M के बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप और A के बाद लगा देंगे फुल स्टॉप. तो ये तो हो गया इंग्लिश ग्रामर में यूज़ किया जाने वाला अब्रिविएशंस फुल स्टॉप के साथ. लेकिन मॉडर्न स्टाइल में हम कभी कभी नहीं भी लगाते हैं, यानी कि फुल स्टॉप को नहीं लगाते हैं. जैसे आप देख पा रहे हैं सिंपली हमने लिख दिया है M और A. इसी तरह से एग्जाम्पल में एक और अब्रिविएशन है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं UNO. तो U के बाद हम डॉट लगा देते हैं, N के बाद डॉट लगा देते हैं, यानी कि फुल स्टॉप, और इस तरह से इसे अब्रिविएट कर दिया जाता है. मॉडर्न स्टाइल में हम समटाइम्स ये डॉट्स नहीं भी लगाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं UNO सिंपली यहाँ पर लिख दिया गया है. तो जी इस तरह से बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका जब हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, यानी कि जिन्हें हम अब्रिविएट करते हैं, उन्हें अब्रिविएट करने के लिए ही वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है. ठीक है. तो जी ये तो था फुल स्टॉप के कुछ रूल्स. अब देख लेते हैं नेक्स्ट वन पंक्चुएशन मार्क जो कि है द क्वेश्चन मार्क. जी हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह. स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसका साइन. इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क का यूज़ डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद किया जाता है, यानी जब हम किसी से प्रश्न करते हैं. ये बिल्कुल फुल स्टॉप के विपरीत है. एग्जाम्पल में देखेंगे हैव यू डन योर होमवर्क. क्या तुमने अपना होमवर्क किया. यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने इसके लास्ट में लगा दिया है क्वेश्चन मार्क. तो जी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क होता है जिसका सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाना ज़रूरी है जब आप प्रश्न पूछ रहे होते हैं इन रिटन. तो जी अब है नेक्स्ट वन पंक्चुएशन मार्क जो कि है दी एक्सक्लेमेशन मार्क. इसका साइन आप देख पा रहे हैं, एक लाइन सी बनी हुई होती है और उसके नीचे डॉट लगा दिया जाता है. It is used after interjections and after phrases and sentences expressing sudden emotion or wish. अब इसका मतलब यही है कि हम
एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ इंटरजेक्शंस के बाद करते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस भी होते हैं जहाँ पर हम अपने सडन इमोशंस या फिर विशेस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर देते हैं। कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो वर्ड आपको दिख रहा है वो है अलास, ALAS, और उसके लास्ट में हमने लगाया है एक्सक्लेमेशन मार्क। वो इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये एक दुख को प्रकट करने वाला इंटरजेक्शन वर्ड है जिसके लास्ट में लगाना होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसकी हिंदी होती है हाय। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है ओ डियर, इसके बाद लगाया गया है एक्सक्लेमेशन मार्क। ओ डियर यहाँ पर एक फ्रेज़ है। ओ डियर ये जो फ्रेज़ आप देख रहे हैं इसे भी हम सडन इमोशंस के साथ ही बोलते हैं। लिखते वक्त यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया जाता है। ब्रेवो यानी जब हम किसी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में बोला जाता है ब्रेवो और उसके लास्ट में लगाया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे इंटरजेक्शंस और फ्रेजेस और सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर यदि हम अपने सडन इमोशंस को व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो लिखते वक्त एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाना ज़रूरी होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, द सेमीकोलन की तरफ। आप देख पा रहे हैं सेमीकोलन का जो साइन होता है उसमें सबसे ऊपर लगाते हैं एक डॉट और उस डॉट के जस्ट नीचे एक छोटा सा कॉमा लगा देते हैं, तो ये बन जाता है आपका सेमीकोलन। तो जी सेमीकोलन को हम कैसे यूज़ करते हैं आइए देख लेते हैं इसके यूज़ का रूल नंबर 1। द सेमीकोलन इज अ लेसर स्टॉप देन द फुल स्टॉप. It is used between grammatically complete sentences and is not followed by a capital letter. It is often found before such connective words. मतलब यही हो जाता है कि सेमीकोलन जिसे हिंदी में हम अर्धविराम कहते हैं यह पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप से छोटा विराम चिन्ह कहलाता है, ठीक है। यानी कि फुल स्टॉप से ये छोटा विराम चिन्ह है और इसका जो हम यूज़ करते हैं वो ग्रामेटिकली कंप्लीट सेंटेंसेस के बीच में किया जाता है। यानी कि छोटे छोटे कंप्लीट सेंटेंसेस दिए हुए होंगे तब आप वहाँ पर बीच में सेमीकोलन लगा सकते हैं। याद रहे सेमीकोलन लगाने के बाद हम यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसे कैपिटल लेटर से यानी कि कैपिटल लेटर से उसका फर्स्ट वर्ड शुरू नहीं होगा। अक्सर सेमीकोलन किन्हीं कनेक्टिव वर्ड्स से पहले लिखा हुआ पाया जाता है। कनेक्टिव वर्ड्स से हमारा मतलब यहाँ पर क्या है? जी हाँ, कंजंक्शन वर्ड्स से। यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर कंजंक्शन वर्ड्स से पहले सेमीकोलन लगा हुआ होता है। आइए देख लेते हैं कैसे हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं कनेक्टिव वर्ड्स से पहले। तो जी यहाँ पर एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लिखा हुआ है रेड कलर में जो कि कुछ इस तरह से है। ही ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट हिज आंट सेमीकोलन बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। उसने भी मुझे उसकी यानी कि अपनी आंट के बारे में बताया लेकिन यह एक दूसरी कहानी थी। अब देखिए दोनों ही सेंटेंसेस कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर एक रूल फॉलो हो रहा है कि दोनों सेंटेंसेस हैं जो कि कंप्लीट है लेकिन हम यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन सेमीकोलन हमने लगाया क्यों है? ही ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट हिज आंट इस कंप्लीट सेंटेंस के बाद हमें यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया है। यहाँ पर फुल स्टॉप इसलिए नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि इसके बाद एक और सेंटेंस लिखा जाना है जिसकी शुरुआत होगी कनेक्टर के साथ। जी हाँ, कनेक्टिव वर्ड यानी कि कंजंक्शन। और ये रूल है कि जब हम कंजंक्शन को बीच में लगा देते हैं किसी कंप्लीट सेंटेंस से पहले तो उस कनेक्टिव वर्ड के पहले हमें सेमीकोलन लगाना होता है। तो ये भी रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से सेमीकोलन लगा देंगे, फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे कंजंक्शन वर्ड के साथ जो कि है यहाँ पर बट दैट इज़ अनदर स्टोरी और लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। अब जाकर ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों सेमीकोलन का यूज़ आप उस कंडीशन में करेंगे यदि आपको टू कंप्लीट सेंटेंसेस के बीच में एक अर्धविराम देना है यानी कि एक छोटा सा स्टॉप देना है। साथ ही साथ वो दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्ट भी होने चाहिए क्योंकि इसलिए हम उसमें कनेक्टर का यूज़ करेंगे यानी कि कंजंक्शन का। और हाँ,
सेमीकोलन फर्स्ट सेंटेंस के लगा देने के बाद जब आप कंजंक्शन वर्ड लगाएंगे तो उस कंजंक्शन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ना कि कैपिटल लेटर में, और लास्ट में लगा दिया जाएगा फुल स्टॉप। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो जी एग्जाम्पल में दिए गए सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस था, ही ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट हिज आंट, इसके बाद हमने लगा दिया था सेमीकोलन। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी कनेक्टिव वर्ड यानी कि कंजंक्शन से, जो कि बट था। बट से पहले हमने सेमीकोलन लगाया था, इसीलिए बट का जो बी लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, बट दैट इज़ अनदर स्टोरी, फुल स्टॉप। और इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कंडीशन में हम सेमीकोलन का यूज़ कहाँ पर करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं रूल नंबर 2। इफ़ इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट सेंटेंसेस विच आर क्लोजली कनेक्टेड इन थॉट वेयर अ फुल स्टॉप वुड बी टू कंप्लीट अ ब्रेक। दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 2 को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यदि सेमीकोलन का उपयोग उन वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है जो विचार में यानी कि थॉट में बारीकी से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो फुल स्टॉप लगाया जाएगा सेंटेंस के एंड में, तो वही आपका एक कंप्लीट ब्रेक माना जाएगा, एक कंप्लीट पूर्ण विराम होगा। ठीक है, यानी वहाँ पर ब्रेक देने के लिए लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना होगा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम अपने कन्वर्जेशन में कई छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब यदि उस कन्वर्जेशन को आपको लिखना है और उसमें कई तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि क्लोजली कनेक्टेड हैं, यानी कि थॉट एक ही है जिसे कंप्लीट करने के लिए हम बार बार छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल रहे हैं, तब हम वहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। और उस सेंटेंस को जब हम कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट ब्रेक देने के लिए लास्ट में लगा देते हैं फुल स्टॉप, तब जाकर वहाँ पर फुल स्टॉप ही आपका पूर्ण विराम बन जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से ये काम करेगा। तो जी यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, फिर से रेड कलर में, ध्यान से देखिए। द फादर इज गोइंग फॉर अ पिकनिक सेमीकोलन, फादर कैरीज द रग्स सेमीकोलन, मदर कॉमा द फूड सेमीकोलन and the children, comma, the rest of the things, full stop। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किए गए हैं सेमीकोलन के साथ। इस सेंटेंस की पहले हम हिंदी जान लेते हैं। इसे कुछ इस तरह से हम हिंदी में बोलेंगे। परिवार पिकनिक पर जा रहा है, पिता कालीन ले जाते हैं, माँ खाना और बच्चे बाकी का बचा हुआ सामान। तो इस तरह से सेंटेंस को हमने पूर्ण विराम दे दिया है फुल स्टॉप लगा करके। अब यहाँ पर आपने देखा द फैमिली इज़ गोइंग फॉर अ पिकनिक, ये पहला सेंटेंस है। इसके तुरंत बाद हमने लगाया है सेमीकोलन, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद एक और सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस शुरू हो रहा है। ध्यान रहे, हम इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस तब बोलते हैं यानी तब लिखते हैं जब ये एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं एक ही थॉट में। ठीक है, यहाँ पर पिकनिक जाने की बात की जा रही है जिससे रिलेटेड और भी बातें यहाँ पर ऐड की गई हैं। पिता क्या करते हैं, पिता कालीन ले जाते हैं। इसके बाद हमने दोबारा यहाँ पर जो वर्ब है वो यूज़ नहीं की है, इसीलिए मदर लिखने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। मदर क्या करती हैं, मदर ले जाती हैं खाना। ठीक है, बार बार हम कैरीज वर्ड नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए जब हम यहाँ पर जो पर्सन ऐड कर रहे हैं उसके बाद हम कॉमा लगा रहे हैं। तो मदर ले जाती हैं खाना और बच्चे ले जाते हैं बाकी का बचा हुआ सामान। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो देखा आपने, सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए एक ही सेंटेंस में जो कि क्लोजली कनेक्टेड हैं एक ही थॉट में, वहाँ पर हम सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं बाकी के पंक्चुएशन मार्क के साथ। सो आई होप दोस्तों सेमीकोलन से रिलेटेड रूल नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रूल कौन सा है। तो जी नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, it is used in place of a comma to separate two main clauses if commas have already been used within the clauses। आइए समझते हैं इसको, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो जी रूल नंबर 3 का मतलब समझ लीजिए।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेमीकोलन का यूज़ हम कॉमा के प्लेस पर करते हैं, यानी कि कॉमा के स्थान पर। वो कैसे? जब किसी सेंटेंस में टू मेन क्लॉज आए हुए होते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ऐसा हम तब कर पाएंगे जब पहले से ही उन दोनों क्लॉजेस में से किसी एक क्लॉज के अंदर कॉमास का यूज़ किया जा चुका हो। आइए देखते हैं कैसे ये रूल अप्लाई होता है सेंटेंसेस में। तो जी हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं एक सेंटेंस। तो जी एग्जाम्पल में सेंटेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। Our teacher was a simple, decent, unassuming person, semicolon, but we all respected her. दोस्तों यहाँ पर टीचर लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आप लोग अंडरस्टूड रखिएगा। यहाँ पर our teacher लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि हमारी टीचर एक सिंपल, डिसेंट और अनअज़मिंग पर्सन थी, लेकिन हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, तो टू मेन क्लॉजेस यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक कनेक्टर के साथ, लेकिन पहले वाले क्लॉज में चूंकि कई सारे कॉमाज आए हुए हैं, इसलिए अब इस क्लॉज के ख़त्म हो जाने पर हम कॉमा के प्लेस पे यूज़ करेंगे सेमीकोलन। तो हमने देखिए अनअज़मिंग पर्सन के बाद सेमीकोलन लगा दिया है, क्योंकि यहीं से ये जो क्लॉज है वो सेपरेट हो जाएगा दूसरे वाले क्लॉज से। बट वी ऑल रिस्पेक्टेड हर। दोस्तों आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जब हम टू मेन क्लॉजेस को आपस में जोड़कर किसी एक सेंटेंस में लिखते हैं तो वहाँ पर हमें कनेक्टर यूज़ करना होता है। कनेक्टर यानी कि कंजंक्शन, और यहाँ पर यूज़ हुआ है बट। पहले भी मैंने एक रूल में आपको बताया था कि जब कनेक्टर के साथ कोई क्लॉज जुड़ा हुआ होता है और वहाँ पर यदि हम सेमीकोलन का यूज़ कर रहे हैं उस सेंटेंस में, तो कनेक्टर के पहले ही हमेशा सेमीकोलन लगाया जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है, ये भी हमारा रूल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो बेसिकली जो यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ हुआ है वो टू मेंस क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हुआ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है, पहले वाले क्लॉज में पहले से ही कॉमास यूज़ किए जा चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप कॉमा के प्लेस पर सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं यदि आप किसी सेंटेंस में टू मेन क्लॉजेस को सेपरेट करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क की तरफ, जो कि है आपका द कोलन। द कोलन का जो साइन होता है वो टू डॉट्स होते हैं जो कि ऊपर और नीचे में लगाए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ रूल्स। तो जी जो फर्स्ट रूल है वो कुछ इस तरह से है। A colon is used to give emphasis, present dialogue, introduce lists or text and amplification। यहाँ पर इसका मतलब यही हो जाता है कि कोलन का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी बात पर कोई जोर डाल रहे होते हैं, यानी कि किसी बात पर एम्फोसिस कर रहे होते हैं, या प्रेजेंट डायलॉग मतलब किसी डायलॉग को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कोई डायलॉग बोल रहे होते हैं इन रिटन। इसके अलावा किसी सूची को इंट्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर हम कोलन लगाते हैं, या फिर कोई टेक्स्ट अगर लिख रहे हैं, कहीं पर टाइप कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोलन लगाया जा सकता है। और अंत में यहाँ पर लिखा है एन एम्प्लीफिकेशन, यानी कि विस्तारण। किसी भी बात का जब हम विस्तृत रूप से कोई जवाब दे रहे होते हैं तो इन रिटन वहाँ पर भी आप कोलन का यूज़ कर सकते हैं। कोलन का यूज़ हम कैसे करते हैं इसे हम एग्जाम्पल में जब देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है कोलन से रिलेटेड, आइए देखते हैं। तो जी यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए रेड कलर में। देयर आर द थिंग्स वी शैल नीड कोलन अ फ्लास्क ऑफ कॉफ़ी कॉमा सम सैंडविचेस कॉमा एंड सम फ्रूट्स फुल स्टॉप। ठीक है, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं एक सूची यानी कि लिस्ट की, जिसमें 1 by 1 चीज़ों को गिनाया जा रहा है, काउंट कराया जा रहा है। सेंटेंस की शुरुआत हुई है कुछ इस तरह से, दीज आर द थिंग्स वी शैल नीड, यानी कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर हम किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी बात को थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, हमें यहाँ पर कोलन लगाना होगा। ठीक,
अब कोलन लगाने के बाद हम लिस्ट में बताई जाने वाली चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है अ फ्लास्क ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी का जो ग्लास होता है जिसमें कॉफ़ी आती है, हम पीते हैं इसे, तो अब फ्लास्क ऑफ कॉफ़ी हो गया। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि लिस्ट में हम जितनी भी चीज़ों को काउंट कराएंगे उसके बाद सिर्फ कॉमा ही लगेगा। सम सैंडविचेस, ठीक है, कुछ सैंडविचेस, फिर कॉमा लगेगा, एंड सम फ्रूट्स, और कुछ फल। तो इस तरह से फुल स्टॉप करके इस सेंटेंस को हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे, एंड कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों कोलन का यूज़ आप सूची बताते वक्त यानी कि लिस्ट बताते वक्त भी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कोलन से ही रिलेटेड। तो जी कोलन से रिलेटेड जो सेकंड एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है। सेंटेंस है द रीज़न ही गेव वॉज दिस कोलन ही हैड नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने जो कारण दिया वह यह था कि उसने निर्देशों को ठीक से नहीं समझा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बीच में कोलन लगा हुआ है। ये कोलन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं किसी डायलॉग को, ठीक है, यहाँ पर किसी के डायलॉग को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब हमें किसी के डायलॉग को प्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पर हम उससे पहले कोलन लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने रीज़न दिया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने रीज़न दिया कि उसने जो इंस्ट्रक्शंस थे वो अच्छे से नहीं समझे थे। तो ये उसका एक डायलॉग है। तो इस तरह से हम किसी डायलॉग को प्रेजेंट करने से पहले वहाँ पर कोलन लगा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों यहाँ पर भी आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कोलन का यूज़ करते हैं किसी डायलॉग को प्रेजेंट करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कोलन से रिलेटेड लास्ट एग्जाम्पल। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यू मस्ट कंसल्ट द डिक्शनरी कोलन such as the Oxford, Webster's or Chambers, full stop। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि कोलन किस रीज़न से लगा हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एम्प्लीफिकेशन की, यानी कि एक विस्तारण की। यहाँ पर कहा जा रहा है यू मस्ट कंसल्ट द डिक्शनरी, यानी कि तुम्हें डिक्शनरी से ज़रूर परामर्श लेना चाहिए, यानी डिक्शनरी तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए। अब कौन सी डिक्शनरी देखनी चाहिए, तो इसमें बताया जा रहा है सच एज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन दिया जा रहा है, यहाँ पर एक विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है कि डिक्शनरी में आप कौन कौन सी डिक्शनरी पढ़ सकते हैं। तो सच एज यानी कि जैसे, फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप पढ़ सकते हैं द ऑक्सफोर्ड, आप पढ़ सकते हैं वेबस्टर्स, या फिर आप पढ़ सकते हैं चैम्बर्स। तो इस तरह से कॉमा लगा करके यहाँ पर ये एक तरह से कह लीजिए कि लिस्ट की तरह भी यहाँ पर कॉमा लगा करके आपको डिक्शनरी के जो नेम्स हैं वो गिना दिए गए हैं। लेकिन रीज़न यहाँ पर है कॉमा लगाने का एम्प्लीफिकेशन, यानी कि हमने विस्तृत रूप से समझा दिया कि आप कौन कौन सी डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कोलन का यूज़ सेंटेंसेस में करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट पंक्चुएशन मार्क की तरफ, जिसका नाम है इन्वर्टेड कॉमास। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पंक्चुएशन मार्क होता है। आइए समझ लेते हैं इसके रूल। तो जी जो रूल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए इसे पढ़ते हैं। The inverted commas are used to enclose the exactly same words of a speaker or a quotation। दोस्तों यहाँ पर इस रूल में ये बताया जा रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किसी भी स्पीकर के जो कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उसे एनक्लोज करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। या फिर हम किसी तरह का कोई कोटेशन लिख रहे हैं, कोई फेमस कोटेशन है, कोई ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर भी हम उस बात को, उस सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल में किस तरह से हम इसे लगाते हैं सेंटेंस के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट का साइन है। उसके बाद लिखा है आई लव पॉपकॉर्न, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में लगा दिया है, फिर उसके बाद लगाया है कॉमा, फिर टीना क्राइड, फुल स्टॉप। तो ये आपका पूरा एक सेंटेंस है पंक्चुएशन मार्क के साथ। तो जी यहाँ पर जो आई लव पॉपकॉर्न लिखा हुआ है तो एक्चुअली में ये किसी के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स हैं।
तो इस तरह से जब हम किसी सेंटेंस में एग्जैक्ट वर्ड्स को शो करते हैं, दिखाते हैं लिखते वक्त, तो वहाँ पर हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाना होता है स्टार्टिंग पॉइंट में और एंड पॉइंट में, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। तो ये किसी के द्वारा चिल्लाकर एक कही गई बात है कि मुझे पॉपकॉर्न पसंद है, टीना ने ऐसा चिल्लाया। ठीक है, तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है। अब एक और सेंटेंस देखेंगे। विलियम शेक्सपियर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, all that glitters is not gold, full stop, inverted commas, end। अब दोस्तों इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। विलियम शेक्सपियर एक फेमस पोइट्री राइटर हैं, एक फेमस ऑथर हैं। तो इन्होंने एक बात कही थी और वो कुछ इस तरह से है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकती हुई चीज़ गोल्ड नहीं होती है। तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं और ये फेमस कोटेशन भी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा कहा गया है। तो इसलिए जब इसे हम सेंटेंस में लिखेंगे तो लिखते वक्त हमें इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एनक्लोज करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने स्टार्टिंग पॉइंट में इन्वर्टेड कॉमास लगाया हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया है। तो जी इस तरह से किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्पीकर के कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स को और किसी कोटेशन को, यदि हम कोई बात ऐसी कह रहे हैं जो फेमस है, तो उसे लिखते वक्त हम वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इन्वर्टेड कॉमास से रिलेटेड सेकेंड और लास्ट रूल देख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। If a quotation occurs within a quotation, it is marked single inverted comma। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यदि कोई कोटेशन किसी कोटेशन के अंदर आता है तो वहाँ पर उसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से क्या करते हैं, एनक्लोज करते हैं, मार्क करते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, आई बिलीव दैट, single inverted comma start, everything is alive on this earth, full stop, single inverted comma close, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। अब मेरे दोस्त ने मुझसे क्या कहा, तो वो एग्जैक्ट वर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे कोटेशन के साथ। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि, एवरीथिंग इज अलाइव ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर सब कुछ जीवित है। तो देखा आपने, यहाँ पर दो कोटेशन आ गए हैं, कोटेशन के अंदर कोटेशन। इसीलिए जब हमने एवरीथिंग इज अलाइव ऑन दिस अर्थ ये जो कोटेशन लिखा है, इसकी शुरुआत की है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से और इसका एंड कर दिया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से। ठीक है, मतलब शुरुआत भी सिंगल से होगी और एंड भी सिंगल से होगा। लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास भी ज़रूर लगाना होगा, क्योंकि इसको स्टार्ट हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा से ही किया था। तो इस तरह से यदि किसी कोटेशन के अंदर कोई कोटेशन आ रहा है तो वहाँ पर सेकंड कोटेशन के लिए आप हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को पंक्चुएशन मार्क से रिलेटेड यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 2 है। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक है, जाकर उसे देखिए और कंप्लीटली समझ लीजिए कि पंक्चुएशन मार्क का यूज़ हम सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।